नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं इस पाठ के अंतिम भाग को समझ रहे हैं। टॉपिक है बच्चों 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, है ना। तो कुछ लोगों का कहना है कि उससे पहले लोगों में ज्ञान की कमी थी, ज्ञान था ही नहीं। तो इस बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं। अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा का पुनर्विचार करें। यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। क्या हम यह कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ, है ना। यह कह जो इतिहासकार है ना, वह उन्होंने यह प्रश्न करते हुए इन नीचे लिखे हुए बातों में फिर उसका उत्तर दिया है। और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ। क्या इससे पहले का काल मतलब 12वीं और 13वीं शताब्दी अंधकार का समय था। तो ये इतिहासकारों ने ये प्रश्न लिखे और इन प्रश्नों का जवाब इतिहास में जानने की कोशिश की। इंग्लैंड के एक विद्वान थे, लेखक थे, उनका नाम था पीटर बर्ग। जैसे लेखक जो उनका सुझाव था कि उनके ये जो विचार थे वो अतिशोक्तिपूर्ण थे। इतिहासकार कहते हैं कि ये अतिशोक्ति एक दीवार सी नहीं है कि भाई पुनर्जागरण इस काल में हुआ, उससे पहले लोगों में कुछ ज्ञान था ही नहीं, है ना। तो ये बर्ग हार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फर्क को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा बिल्कुल अंतर था, इससे पहले बिल्कुल अंधकार का युग था, बाद में यह ज्ञान का युग आया। तो ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। और दोनों ही तर्क अतिशोक्तिपूर्ण है। पिछली शताब्दियों में के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था, है ना। तो इस प्रकार दोनों ही अतिशोक्तिपूर्ण बातें हैं कि भाई पहले ज्ञान था ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकार का काल था, जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इस प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे, है ना। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि क्या भाई पहले कुछ पता ही नहीं था, क्या लोगों को बिल्कुल अंधकारमय था, है ना। क्या कला का विकास नहीं हुआ था, क्या राजनीतिक रूप से कुछ सक्षम नहीं थे, है ना। तो ये विचारों के मतभेद है इतिहासकारों के मध्य, कि वो कह रहे हैं कि पहले भी लोगों में ज्ञान था, पहले भी लोगों में कलात्मक सृजनता थी, ऐसे। और कुछ इतिहासकार तो कह रहे हैं कि 9वीं शताब्दी में भी था, है ना। और लेकिन पुनर्जागरण काल को मानने वाले कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में ही जो है यह हुआ था। अच्छा बच्चों, आगे जो है यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुनरुत्थान और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। ऐसा एशिया के प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनान और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थे। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र
जो था वो आपस में संबद्ध हो चुका था और नौका संचालन की नई तकनीकों, इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा संभव बना दिया था। क्योंकि क्या हुआ, इस काल में लोग दूर दूर तक जाने लगे, आपस में मेल जोल बढ़ गया। ये पूरा पढ़ लेती हूँ, मैं फिर समझाऊंगी। और इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजय ने एशिया और उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोप ने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया, चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। तो क्या हुआ कि इस काल में क्या हुआ कि केवल ऐसा नहीं हुआ कि भाई एकदम से ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। बहुत सारे कारण हैं। व्यापार जो है बढ़ गया और दूर दराज के क्षेत्रों से जल यात्राएं होने लगी, और जो है इस्लाम का बहुत विस्तार हुआ। मंगोल साम्राज्य जो है उसने विजय प्राप्त की। इससे क्या हुआ, राजनीतिक और आर्थिक संबंध बढ़े, है ना, दूर दूर देशों के साथ। ये यूनानियों और रोमवासियों ने ऐसा नहीं है कि इन्हीं से सीखा, दूर दूर देशों जैसे भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से ज्ञान प्राप्त किया। तो इस प्रकार उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। लेकिन वैसे ये कहते हैं कि यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को ही उन्होंने सामने रखा है कि भाई उन्हीं के ज्ञान के बारे में, उन्हीं की जो धर्म संस्कृति, उसको महान बताया है उन्होंने पुनर्जागरण काल में। लेकिन पुनर्जागरण के जो उत्तरदायी तत्व ये भी हैं कि दूर दूर दराज के देशों से उनके संपर्क बढ़ गए थे। बच्चों, आगे इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे, है ना बच्चों। निजी और सार्वजनिक, जैसा कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। निजी जो है व्यक्ति विशेष का अपना होता है, और सार्वजनिक जो कि सरकार का होता है, सबका होता है ना। तो उसी को देख लेते हैं। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का जो का तात्पर्य है कि सरकार के कार्यक्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित है, और निजी क्षेत्र परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म है। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, एक तो निजी और एक सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। 3 वर्ग वाले लेसन में बताया था ना, वो 3 वर्ग, वही 3 वर्ग की बात हो रही है यहाँ पर। वह कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं था, बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया जाने लगा, और इस विश्वास के साथ प्रत्येक व्यक्ति को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है कि दो पक्ष उस समय उजागर हुए, एक तो निजी और एक सार्वजनिक। सार्वजनिक क्षेत्र में तो सरकार का कार्य क्षेत्र था, और जो है निजी क्षेत्र में व्यक्ति का अपना निजी और पारिवारिक। इसके साथ ही बच्चों, व्यक्ति जो है 3 वर्ग में से किसी एक वर्ग का सदस्य तो था ही, और वह अपने आप में स्वतंत्र भी था, है ना। और जो है इस समय जो कलाकार था कोई भी कलाकार, है ना, शिल्पकार, मूर्तिकार, है ना, ये जैसे कवि, लेखक, वह जो है किसी संघ, जो उनका एक संघ होता था ना, एक उनका ग्रुप होता था, उसे संघ या गिल्ड कहते थे। तो उसका सदस्य नहीं था, बल्कि वह अपने आप में भी पहचाना जाने लगा, अपने नाम से पहचाने जाने लगा। वह अपने गिल्ड के नाम से नहीं, बल्कि अपने नाम से पहचाना जाने लगा, है ना। उसके अपने हर व्यक्ति का अपना एक राजनीतिक अधिकार होने लगा। तो इस प्रकार,
और इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोम साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग-अलग राज्यों में बँटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव के कारण समान जो का कारण था समान भाषा का होना, है ना? तो समान भाषा थी, इसी वजह से ये आपस में जुड़ गए। आगे बच्चों, ये लेसन अब समाप्त हो गया। इसमें हमने ये जो पढ़ा 2-3 बातें मेन पढ़ी कि भाई पुनर्जागरण काल में जो हुआ पुनर्जागरण, वो वहाँ पर जो उसके कई उत्तरदायी कारण हैं, है ना? केवल ऐसा नहीं है कि पुनर्जागरण उसी समय 14वीं शताब्दी में भी हुआ, उससे पहले भी लोगों में जो है कला, ज्ञान और इनका विकास हो चुका था। इसके साथ ही हमने इसमें देखा बच्चों कि उस समय जो है ये लोग जो है दूर दराज के क्षेत्रों से आपस में मेल मिलाप बढ़ा, क्योंकि जल यात्राओं का विस्तार हुआ, है ना? इस्लाम का विस्तार हुआ, मंगोलों ने अनेक स्थानों की विजय की, तो आपसी संपर्क के कारण भी लोगों में की संस्कृति में यह बदलाव आया, है ना? इसके साथ ही जीवन के दो पक्ष हो गए, एक तो सार्वजनिक और एक निजी। और जो है सार्वजनिक और निजी में के अंतर्गत इसमें निजी व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाने लगा। वह अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन जो उसका जो संगठन था उसके नाम से नहीं बल्कि स्वयं अपने नाम से जाना जाने लगा। ये विकास हुआ इस काल में, है ना? और एक और इस काल में क्या हुआ कि भाषा जो थी उन लोगों की एक थी, इसीलिए लातिनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़े यूरोप अब अलग-अलग राज्यों में बँटने लगा। इन राज्यों में आपसी जुड़ाव इसीलिए था क्योंकि वे उनकी भाषा समान थी। तो बच्चों, आज मैंने जो भाग पढ़ाया उसके आप 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे और यह भाग समाप्त होता है, यह पाठ भी समाप्त होता है। अगला पाठ हम आगे शुरू करेंगे।